नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षा शर्मा। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिवपन शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। लगातार देखिए किस तरह से संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। काली जैकेट पहनकर सदन परिसर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। अडानी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कांग्रेस को घेरने की कोशिश की गई है। कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला और साथ ही साथ बताते चले कि यहाँ मोदी अडानी एक है तो अडानी सेफ है। इस तरह से बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जहां पर लगातार आप देखिए प्रदर्शन किस तरह से किया गया है। सदन के अंदर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उस बीच में उससे पहले ही यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से प्रदर्शन किया गया है। संसद के ठीक बाहर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर काली जैकेट पहनकर कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं और किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काली जैकेट पहनकर सदन परिसर में ये प्रदर्शन किया गया। अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है और मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है, इस तरह का बड़ा नारा संसद के बाहर दिया गया। एक बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इससे पहले अपने नेता राहुल गांधी लगातार संभल मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संसद के ठीक बाहर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई देखने को मिल रही है। संसद की कार्रवाई से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन काली जैकेट पहनकर। में है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया, इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है और इसमें से दिल्ली से मुंबई ये 12 आवर्स में हम जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हाईवे जो बनाया गया है, ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये परपिशियल पेवमेंट विथ वेयरिंग कोर्स ऑफ SMA स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट वॉज यूज। ये अमेरिका में यूज हुआ था एक्सप्रेस हाईवे में। इसका पहला प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर की जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो 10 साल का है। ये दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन हाई डेंसिटी कॉरिडोर अक्रॉस USA एंड यूरोप एंड प्रोवाइड सुपीरियर राइडिंग क्वालिटी दैन सीमेंट, कॉन्क्रीट एंड अल्टरनेटिव। सीमेंट में जो पेमेंट होता है वो हार्ड होता है और इसमें जो बिटुमिन है उसके कारण टायर बेहतर एक कंफर्ट मिलते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 10 साल इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। आफ्टर नोटिसिंग डेफिशिएंसी हमने IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर दोनों को अपॉइंट किया था। Initial findings of the investigation show that there are deficiencies in the SMA layer. ये जो SMA layer है, इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगह पर वो दब गई है, तो बट ऑल द बिलो लेयर्स आर इंटैक्ट एंड अप टू द मार्क। इसके नीचे वाली लेयर जो थी वो बराबर है। ये जो SMA लेयर में फर्क आया है, उसमें मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगह पर वो रुकी है, ये नीचे जरा दब गई है, ये ध्यान में आया है। और थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बिटुमिनस लेयर्स वेयर वेरिंग, बट द ओवरऑल थिकनेस वाज द सेम एज पर द डिजाइन। इसके बाद में हमने इसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। ये पहली बार ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया है। इसके बावजूद भी 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जानबूझ के इसलिए रखा गया था कि इसमें कुछ पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कम होगा तो करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से 10 साल तक सब डिफेक्ट को सुधारेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। 3 महीने के अंदर लगभग पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहां ये लेयर में फर्क आया है, इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे मैंने अभी तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, जबरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना
और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना, ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे, ये विश्वास मैं सदन को और सम्मानित सदस्य को देना चाहता हूँ। अध्यक्ष मान बेनीवाल जी, अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अंदर, लेकिन 1 साल के अंदर इस तरह 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 1 साल में आप करें, 2 साल की गारंटी है। अभी जो मोटे हो रही 150, इनका जिम्मेदार कौन होगा मंत्री जी? दूसरा मेरा सवाल था मंत्री जी, इस एक्सप्रेस वे के 200 सोना खंड के निर्माण में डामर व अन्य मेटेरियल से पूरा जवाब दे दिया। नहीं, एक अर्थ कॉम्प्लेक्शन बहुत जरूरी था जो सही से नहीं किया, और टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी की 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं। आप टेक्निकल इंजीनियर थोड़ी हो, मंत्री जी ने एक सेकंड 6 इंच की प्रत्येक रोलर से आता है, एक लग जाती हो। एक सेकंड पूछ तो नहीं, दूसरा ही था मेरा। प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। ऐसे में सड़क की कई नहीं होती थी, एंडूरेशन रख दी। ऐसे में इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि पूर्व में भी हमने आपको लिखित में कई बार सड़कों की खराब गुणवत्ता की शिकायतें दी, लेकिन आज तक प्रभावित कदम नहीं उठाए गए। मंत्री जी ये बताएं आप, माननीय मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात है कि जो मटेरियल में जो नीचे वाली बिलो लेयर्स है, वो जब टेस्टिंग किया स्थगन नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। राहुल गांधी को संभल जाने से रोकने पर चर्चा की मांग की गई थी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरने की कोशिश की। बड़ी अपडेट, जहां पर लोकसभा के अंदर भी कार्रवाई चल रही है, राज्यसभा के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। लोकसभा के बाहर आपने देखा किस तरह से कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन पर उतर आई है, काली जैकेट पहनकर वहां पर पहुंची है। संभल जाने को रोके जाने का एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी होने के नाते संभल जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है कि मैं वहां जाकर लोगों से मिलूं, वहां की पूरी जानकारी हासिल करूं, लेकिन फिलहाल यहाँ आपने देखा कि कल किस तरह से गाजियाबाद बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। गौरव गोगोई की तरफ से ये स्थगन नोटिस लाया गया है। कांग्रेस सांसदों ने सदन में स्थगन नोटिस जो है वो ला दिया और इस पर चर्चा होनी चाहिए, इसकी मांग की गई, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के अंदर भी कार्रवाई पूरी तरह से जारी है। इस बीच में राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते ये मेरा अधिकार है, कर्तव्य है कि मैं वहां पर जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया है। मैं अकेला जाने से भी यहाँ पर नहीं कतराता हूँ, बिल्कुल यहाँ तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए भी नहीं माना है। तो ये यहाँ देखिए संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई है, अपनी नाकामियों को छुपाने की यहाँ पुलिस क्यों कोशिश कर रही है, आगे यहाँ पर क्यों नहीं जाने की इजाजत दी जा रही, सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों यहाँ पर दबाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार कहीं न कहीं संभल मुद्दे को लेकर और अलग अलग मुद्दों को लेकर जो सियासत है गरमा रही है, और कई जिस तरीके से तस्वीरें हमने आपके सामने रखी थी कांग्रेस के जो आला नेता हैं और साथ ही साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो संभल जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर इतनी ज्यादा सख्त तैनाती पुलिस बल की देखने को मिली कि उन्हें वहां पर नहीं जाने दिया गया। और इसी बीच अब कांग्रेस के सांसदों ने सदन में स्थगन नोटिस यहाँ पर जारी किया है। गौरव गोगोई की बात करें, यहाँ पे केसी वेणुगोपाल की बात करें, इन दोनों द्वारा स्थगन प्रस्ताव रखा गया है और मांग ये है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से संभल नहीं जाने दिया गया, कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है और ये तमाम चीजें साझा की है और भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर से कटाक्ष किया है। राहुल गांधी को संभल रोके जाने पर चर्चा की मांग जो यहाँ पे कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने साफ तौर से की है। उन्होंने कहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं संभल जाऊं, जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलूं और जो 5 लोगों की मृत्यु इस पूरे हिंसा में 24 नवंबर को हुई थी उनके परिजनों से मुलाकात करूं। लेकिन कहीं न कहीं जो पुलिस प्रशासन है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, योगी सरकार कहीं न कहीं नहीं चाहती कि राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करें। लेकिन उससे पहले सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, जहाँ पर आप देखिए उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं। शेख अब्दुल्ला की जन्म दिवस को लेकर किस तरह से वहाँ पर आज पूरा कार्यक्रम रखा गया था, जयंती मनाई जा रही है, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं।
ये ना मसला है, यही मैं कह रहा था, दे दो जल्दी सारा उमर का दे दिया। आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जन्मदिन आज है, जयंती इनकी मनाई जा रही है। उनकी मजार पर आप देखिए किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक यहाँ पर और भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की ही जयंती आज मनाई जा रही है। और जाहिर तौर पर देखिए किस तरह से वहाँ पर माकूल तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद की गई है, लेकिन मजार पर आप देखिए दुआएं किस तरह से मांगी जा रही है। उमर अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए हैं, मजार पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ बताते चले कि जो शेख अब्दुल्ला है उनके मकबरे के पास किसी आयोजन की यहाँ पर आप देखिए इजाजत नहीं दी गई है अभी। और 8 सितंबर 1982 को इनके निधन के बाद जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहला मौका है। आप देखिए किस तरह से 2019 के बाद यहाँ पर इस पूरी जयंती को मनाया गया, लेकिन फिलहाल लगातार यहाँ पर जो काम शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए किए वो किस तरह से काबिल तारीफ रहे, क्योंकि आपने देखा जो बड़ा मुकाम एक हासिल करने की बात तो कही गई, लेकिन इस बीच में लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, उमर अब्दुल्ला वहाँ पहुंचे हुए हैं। और श्रीनगर के अंदर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है जहाँ पर उनकी मजार है। मजार पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की हाजिरी है। किस तरह से दुआएं वहाँ पर मांगी जा रही हैं। जन्म दिवस को आज मनाया जा रहा है, जयंती है और जयंती विशेष को लेकर आज बातचीत हो रही है, लेकिन जाहिर तौर पर एक नाम शेख अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर के अंदर लिया भी जाता है और इतिहास में लिखा भी जाता है। और साथ ही साथ बताते चले कि शेख अब्दुल्ला ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता के लिए काम किया वो एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए भारत के साथ कैसे विलय हुआ और विलय में शेख अब्दुल्ला की कितनी बड़ी भूमिका थी। उनकी पूरी भूमिका किस तरह से रही, आज़ादी के बाद तुरंत बाद किस तरह से कश्मीर का विलय यहाँ पर भारत के साथ हुआ, लेकिन इस बीच में जो बड़े काम उन्होंने किए ये देखने वाली बात थी, क्योंकि 29 सितंबर 1947 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे यहाँ पर जेल से ही आजाद होने के बाद शेख अब्दुल्ला ने एक भाषण में जरूर कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम वो करेंगे। लेकिन इस वक्त की सीधी तस्वीरें श्रीनगर से आपको दिखा रहे थे, जहां पर शेख अब्दुल्ला के जन्म दिवस को लेकर आज वहां किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है मजार पर। चलिए अब आपको सीधा हरियाणा लिए चलेंगे। नायब सिंह सैनी किस तरह से अपनी बात कर रहे हैं, वहां पर कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है वो जरा आपको दिखाते थे। तो फिलहाल बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये शुभारंभ आज किया गया है। गीता महोत्सव चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आपने देखा किस तरह से मनाया जाता है, लेकिन फिलहाल हरियाणा के अंदर से इसकी शुरुआत किस तरह से हुई वो आपने देखी। लेकिन इसके साथ साथ बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर पहुंचे हुए हैं। 2024 के मुख्य कार्यक्रमों का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के मुख्य कार्यक्रमों का आज से ही शुभारंभ किया था और ये महोत्सव भारतीय संस्कृति और गीता के अमूल्य संदेश का विश्व मंच पर प्रस्तुत करने का भव्य आयोजन है और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आप देख रहे हैं नायब सिंह सैनी किस तरह से पहुंचे हुए हैं गीता महोत्सव के अंदर। और इस बीच में यहाँ पर प्रस्तुतियां भी रखी गई हैं जो छठा अपनी अलग से बिखेरेंगी, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने। मानसो
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम वासुदेव ब्रह्म सरोवर पूजन गीता हवन पूर्ण आहुति के साथ दिन की शुरुआत हुई है। राज्य स्तरीय जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी और हरियाणा पेवेलियन का उद्घाटन भी यहां पर किया गया और कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में गीता सेमिनार का आयोजन किया गया है। जो साफ तस्वीरों में आपके सामने आप देख रहे हैं, गीता महोत्सव किस तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है। लेकिन इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जांजीबार की ही संस्कृति एवं खेल मंत्री सीएम मविता ने कार्यक्रम में उद्घाटन के तौर पर देखिए किस तरह से शिरकत की, उद्घाटन भी किया। लेकिन फिलहाल सीधी तस्वीरें हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आप देख रहे थे। चलिए अब आपको महाराष्ट्र लिए चलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह आज रखा जाएगा, क्योंकि अब तस्वीरें साफ हो गई है। आज महाराष्ट्र में सीएम पद का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। तीसरी बार सीएम पद की शपथ यहाँ पर फडणवीस लेंगे और साथ ही साथ बताते चले कि सीएम, डिप्टी सीएम के साथ मंत्री भी आज यहाँ पर शपथ लेंगे। शाम 5 बजे का समय रखा गया है, जब मुंबई के आजाद मैदान में ये समारोह होगा। और उसके बाद आज महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए तस्वीरें किस तरह से साफ हो जाएंगी। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर किस तरह से सीएम का चेहरा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस आज सीएम के पद को लेकर शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय कर दी जाएगी। सरकार की तस्वीर जो है, जो स्थिति है, वो बिल्कुल साफ हो चुकी है और देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी चीफ अजीत पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। नई सरकार में क्या कुछ देखने को मिलेगा, कौन से मुख्य चेहरे होंगे, उस हवाले से बताएंगे। एकनाथ शिंदे जो है वो यहाँ पर डिप्टी सीएम होंगे। देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ ग्रहण है वो आज शाम को 5 बजे होगी। अजीत पवार को भी डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी अजीत पवार को यहाँ पर सौंपी गई है। उसी के साथ साथ आज यहाँ पर आजाद मैदान में 5 बजे के करीब एक मुख्य समारोह होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं और कई आला अधिकारी, कई आला नेता जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो शामिल होंगे। मेहमान कौन कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी होंगे, गृह मंत्री जो है अमित शाह वो यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो पहुंचेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शपथ ग्रहण में कौन कौन मुख्य अतिथि पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं, साधु संत हैं और इस बीच में लाडली बहना योजना की जो लाभार्थी महिलाएं हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है। 1000 लाभार्थी महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी और किसान लाभार्थी भी पहुंचेंगे, क्योंकि किसानों के लिए भी जिस तरह से सरकार ने काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, उद्योग, मनोरंजन, शिक्षा, साहित्य जगत से जानी मानी हस्तियां इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ महायुति के सभी घटक दलों, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। ये तमाम मेहमानों की लिस्ट आपके सामने रखी गई। लेकिन फिलहाल जो भाजपा के नेता हैं प्रसाद लाल, वो कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण समारोह का एक भव्य आयोजन आज किया गया था, लेकिन जिस तरह से देखिए अब जिस आयोजन किया गया है लगभग 42,000 लोग इसके अंदर
अंदर शामिल होंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस समारोह के अंदर शामिल होंगे और 40,000 भाजपा के जो समर्थक हैं वो भी शामिल होने वाले हैं। विभिन्न धर्मों के नेता और उनके साथ 2000 गणमान्य लोगों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई। और ये भी बताते चले कि इस दौरान समारोह जब होगा तो वीवीआईपी सहित 40,000 लोग इसके अंदर शामिल होंगे, क्योंकि 40,000 लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। 42,000 का आंकड़ा बताया गया, लेकिन 40,000 लोग पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिए 5 एडिशनल पुलिस कमिश्नर्स को लगाया गया है। उन्हें ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरह से शाम 5 बजे आज ये बड़ा भव्य कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। 15 पुलिस कमिश्नर वहां पर होंगे जो पूरी तरह से निगरानी करेंगे कि आखिर किसी भी तरह की कोई गतिविधि यहाँ पर ना हो, किसी भी तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश ना हो। उसके लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। 29 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और उनके साथ 520 पुलिस अधिकारी जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। उनकी भी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। तमाम तरह के अरेंजमेंट यहाँ पर किए गए हैं। 3500 पुलिसकर्मी तैनात यहाँ पर रहेंगे 24 घंटे। आप देखिए किस तरह से, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जब शपथ समारोह चलता है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ यहाँ पर लेंगे, अजीत पवार जो कि एनसीपी गुट के हैं डिप्टी सीएम के तौर पर रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर संभावित चेहरे जो बीजेपी के रहने वाले हैं मंत्रिमंडल में, वो कौन से रहने वाले हैं? चंद्रशेखर बावनकुळे का नाम इसके अंदर रखा गया है, चंद्रकांत पाटिल का नाम रखा गया है, पंकज मुंडे का नाम रखा गया है, उनके साथ आशीष शेलार का नाम रखा गया है, रविंद्र चौहान का नाम, अतुल बचाव और सुधीर या मंगेशवार का भी नाम रखा गया है। जो बीजेपी के संभावित चेहरे हैं जो यहाँ पर आज मंत्रिमंडल के तौर पर देखे जा सकते हैं, शपथ ले सकते हैं। उनके साथ ही दीपेश राणे हैं, गणेश नायक हैं, मंगल प्रभात लौड़ा हैं, राहुल नावेकर हैं, उनका भी नाम शामिल किया गया है, क्योंकि 14 लोगों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। अतुल भारतकर हैं, शिवेंद्र राज भोसले हैं, गोपीचंद जहाँ पलकर जो है वो भी शपथ लेंगे, माधुरी मिसाल हैं, राधा कृष्णन विखे पाटिल हैं, उनके साथ जय कुमार रावल का नाम भी आप देखिए किस तरह से सामने आए। ये संभावित चेहरे जो मंत्रिमंडल के अंदर हो सकते हैं। लेकिन आज तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो गई हैं। दीपक केसरकर का नाम भी रखा गया, ये शिवसेना के संभावित चेहरे हैं। उदय सामंता का नाम है, शंभूराज देसाई का नाम है, गुलाबराव पाटिल का भी नाम शिवसेना से दिया गया है। तो फिलहाल आप देखिए, एक सीएम 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर काम किया गया। धनंजय मुंडे का नाम है, छगन भुजबल का नाम है, हसन मुश्रिफ का नाम भी इसके अंदर शामिल है, जो कि संभावित चेहरे एनसीपी के हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनसीपी हो या फिर शिवसेना, संभावित चेहरों की तस्वीरें आपके सामने। दिलीप का नाम सामने आया है, अदिति तटकरे हैं और भी कई संभावित चेहरों के नाम सामने, जहाँ पर धनंजय मुंडे हैं, छगन भुजबल है, हसन मुश्रिफ, ये तमाम वो एनसीपी के चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अभी मुहर फिलहाल नहीं लगी है, लेकिन ये संभावित चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। दिलीप पाटिल है, अदिति तटकरे हैं और धर्मराव ताबा अचान, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, शिवसेना या फिर हाँ ठीक है। चलिए अब हमारे साथ हकीम देशमुख हमारे संवाददाता जुड़ गए मुंबई से लाइव। हकीम, आज वो क्षण आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। शपथ ग्रहण समारोह है, तैयारियां माकूल तरीके से किस तरह से की गई हैं, कौन कौन शपथ लेने वाला है, अपडेट कीजिए जरा। आशा देखिए, शपथ विधि की अगर हम बात करते तो कहीं ना कहीं पीएम और डिप्टी सीएम 2 जो है वो आज शपथ लेने के बाद जो है वो सूत्रों के हवाले से नहीं जा रही है। 3:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचेंगे। उसके बाद पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि बैठक होगी तीनों दलों के साथ उनकी, और उस बैठक के दौरान क्या किसी को न्यौता दिया जाता है मंत्री की शपथ लेने के लिए, ये तय होगा। क्योंकि अब तक जो है वो किसी भी व्यक्ति तक जो है वो आमंत्रण मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण का नहीं पहुंचा है। तो ये 3:30 बजे के बाद पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। और जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 22 लोग जो है 22 मंत्री जो है वो आज शपथ ले सकते हैं। क्योंकि ये अमित शाह और जिस तरीके से हम पीएम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, अमित शाह 3:30 बजे आएंगे, 4:30 बजे पीएम मोदी आएंगे और सभी जो है सारी पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। 5:30 बजे के बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा।
पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, केंद्र के मंत्री जो है वो भी अब आना शुरू हो चुके हैं। वही जिस तरीके साधु महंतों की बात करते हैं वो भी आना मुंबई में शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के एनडीए शासित राज्यों के जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, वो भी मुंबई में आना शुरू हो चुके हैं। कहीं न कहीं पूरे मुंबई में जो है वो बैनर को लेकर तो बात समझ में आती है, क्योंकि एक सीएम 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर काम किया गया है, लेकिन अटकलें ये लगाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे अभी भी बीच में से नाराज ही चल रहे हैं, क्योंकि गृह विभाग को लेकर बात है वो चली जा रही है लगातार, उस पर अभी मुहर नहीं लगी है। ये सारी चीजें जो है वो 3:30 बजे के बाद तय होगी। अमित शाह के साथ जब इनकी बैठक होगी तीनों दलों की, तभी ये बातें तय होगी। क्योंकि जिस तरीके से कमिटमेंट की बात आती है, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे की बात आती है, वो लगातार यही विमान कर रहे हैं। उन्हें सीएम पद नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें गृह विभाग जरूर चाहिए। गृह विभाग पर जो है उसका कहीं न कहीं आड़ंगा रहा है और वो इस विभाग को जो है वो हासिल करना चाहते हैं किसी भी तौर से, किसी भी बात से। तो कहीं न कहीं जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो गृह में जो है वो उसकी बैठक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर आज सीएम पद की शपथ होगी और उसके बाद अलग अलग जगहों पर किस तरह से लोगों को न्योता दिया गया है। 40,000 के करीब वहां पर लोग पहुंचेंगे, पीएम पहुंचेंगे, गृह विभाग के भी लोग पहुंचेंगे, गृह मंत्री भी पहुंचेंगे, कई मंत्रियों को भी न्योता दिया जाए। तो शाम 5 बजे का इंतजार हर किसी को है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको सीधा अयोध्या लिए चलेंगे, जहां पर रामायण मेला चल रहा है, किस तरह से वहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है वो आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनिए। ये मेरा सौभाग्य है कि 45वें रामायण मेला के शुभारंभ के लिए मुझे आयोजन समिति ने यहां पर आने का अवसर दिया है। आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी उपस्थित महानुभावों का प्रभु के प्रति अनुराग का भाव रखने वाले, श्रद्धा का भाव रखने वाले आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करते हुए आयोजन समिति को इस परंपरा को अनवरत बनाए रखने के लिए उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। हम सब जानते हैं अयोध्या सनातन धर्म की एक पावन पुरी में से प्रथम पुरी है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इस पावन धरा ने प्रशस्त किया है। जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या तो दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है, एक ऐसी भूमि जहां कोई युद्ध करने का दुस्साहस नहीं कर सकते हो। दुनिया के अंदर वर्तमान में चल रहा जो द्वंद्व है उस समस्या के समाधान की भूमि है अयोध्या। राग द्वेष से मुक्त, किसी भी प्रकार की अनावश्यक चेष्टा से मुक्त, न केवल व्यक्ति बल्कि समाज और पूरी व्यवस्था कैसे उच्च आदर्शों और मर्यादाओं के द्वारा संचालित हो सकती है, उसकी आदर्श पृष्ठभूमि
किसी एक धरा ने रचा था, उस धरा का नाम है अयोध्या। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु जी के अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने इसी अयोध्या धाम में महाराज दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अयोध्या के प्रति उनका क्या भाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उन्होंने न केवल अयोध्यापुरी के बारे में बल्कि अयोध्या के नागरिकों के बारे में प्रभु का क्या अनुराग है, उनकी क्या कृपा है, ये उन्होंने उस समय भी व्यक्त किया था। याद करिए, अयोध्या ने भले ही उनके साथ न्याय में किया हो, लेकिन प्रभु ने कभी भी किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखा। अयोध्या वासियों के प्रति, सनातन धर्मावलंबियों के प्रति उनका भाव तो हर सज्जन पुरुष को, सज्जन को संरक्षण देने का रहा है। उसे उन्होंने हर प्रकार का संरक्षण दिया, और यही कारण है कि प्रभु की लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन दे रहे हैं। 43वां यहाँ पर रामायण मेला जो है वो आज मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया गया है। लेकिन फिलहाल 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ जाते हैं, झारखंड अब आपको लिए चलेंगे, और झारखंड के अंदर आज किस तरह से काम चल रहा है वो देख लीजिए, क्योंकि आज सोरेन के नई मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह का पूरी तरह से आप देखिए कार्यक्रम रखा गया है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का यह आयोजन है। झामुमो कांग्रेस राजद के विधायक आज शपथ लेंगे। 9 दिसंबर से राज्य विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई आज होने वाली है। झारखंड के अंदर आज सीएम सोरेन की नई मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और कौन कौन आज शपथ लेने वाला है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल बताते चले कि झारखंड के अंदर अब नई सरकार एक्शन मोड में नजर आने वाली है, क्योंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में कौन कौन से मंत्री हैं। राधा कृष्ण किशोर, जो कि पलामू से छतरपुर से चुनाव जीते और पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं, और दीपिका पांडे सिंह, जो कि दूसरी बार विधायक है, और हेमंत मंत्रिमंडल में पहले भी मंत्री रह चुकी है। आगे बढ़ जाएंगे इरफान अंसारी, जो कि तीसरी बार विधायक बने हैं, और जामताड़ा से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन भी यहाँ पर जो है वो नहीं टिक पाई, और दूसरी बार ये विधायक है। कांग्रेस के तमाम नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर है, दीपिका पांडे है, इरफान अंसारी, शिल्पी नेहा तिर्की, ये तमाम वो नाम है जो कि कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जिनका नाम सामने रखा गया है। झामुमो से मंत्री भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये 4 नाम सामने आए हैं। राधा कृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, और साथ ही साथ शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि दूसरी बार विधायक है। राधा कृष्ण किशोर की बात करें तो वो छतरपुर से चुनाव जीते, दीपिका पांडे दूसरी बार विधायक बनी, और वहीं पर अगर हम बात करें शिल्पी नेहा की तो वो भी दूसरी बार विधायक है। अपने पिता दिग्गज नेता बंधु तिर्की को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अयोग्य ठहराए जाने के बाद मध्यावधि चुनाव में जीत हासिल इन्होंने की, और वो रांची से मांडे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती आई है। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से कौन कौन से मंत्री हैं वो भी आपको बताएंगे। दीपक बिरुआ, जो कि झामुमो के एक दिग्गज नेता है और 4 बार विधायक रह चुके हैं। कोल्हान से झामुमो को मजबूत करने में कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया है, और मजबूत नेता माने जाते हैं। मंत्री के रूप में दूसरी बार मंत्रिमंडल में वो शामिल होने जा रहे हैं। तो हाफिजुल हसन है, जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं। हाजी हुसैन अंसारी के जो बेटे हैं, झामुमो की तरफ से मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। कविता महतो हैं, कुर्मी चेहरा हैं, और दूसरी बार विधायक बनी है। लेकिन किस तरह से अब अपना काम करेंगी ये बड़ी बात रहेगी, क्योंकि कुर्मी चेहरा है, बड़ा मैंडेट देकर जनता ने जिताया है। तो झामुमो के लिए काफी तरीके से चुनौतीपूर्ण इस बार यहाँ पर काम रहने वाला है। रामदास सोरेन है, रामदास कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही अब आप देखिए किस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है।
विधानसभा सत्र चलता है किस तरह से काम होगा। अनंत प्रताप देव है पलामू के ही, यहाँ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ये करते हैं और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करेंगे, क्योंकि दावे तो किए गए लेकिन उन दावों पर किस तरह से सरकार खरा उतरेगी ये बड़ी बात है, क्योंकि मैया योजना को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा गिनाया गया। आरजेडी की तरफ से यहाँ पर संजय प्रसाद यादव शपथ लेंगे जो कि गौडा से तीसरी बार विधायक बने हैं और अब अगर तीसरी बार जनता ने मौका दिया है तो चुनौतियां भी ज्यादा बढ़ जाती है और जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल झारखंड के अंदर आज शपथ ग्रहण समारोह है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, राजभवन के अंदर ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। झामुमो कांग्रेस राजद के ही विधायक यहाँ पर शपथ लेंगे और विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। चलिए सीधा संपर्क करेंगे, हमारे साथ मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, सबसे पहले तो किस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया है वो अपडेट कीजिए। अच्छा, अब से कुछ दिनों के बाद यानी 12:30 बजे के बाद राजभवन में कल गया है जिसमें तमाम मंत्री अपने पद का शपथ लेंगे और राज्यपाल की उपस्थिति में ये सभी कार्यक्रम का आयोजन होगा। एक चीज मैं अपडेट कर दूं, जो अभी हमारे पास सूचना है, गिरिडीह से जो विधायक हैं सुधीर कुमार सोनू वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि उनका अगर हम योगदान देखें तो जिस समय मध्यावधि चुनाव यानी सरफराज अहमद जिस समय बांके विधानसभा सीट से वो सीट खाली किए, इसके बाद से वहाँ कल्पना सोरेन चुनाव लड़ी और उस समय सुधीर कुमार सोनू का जो भूमिका था या उनकी जो भूमिका रही बहुत बढ़कर से उन्होंने भाग लिया और स्थिति में उनकी अहम भूमिका रही है और इस बार भी उन्होंने जो मेहनत किया है उसको लेकर सुधीर कुमार सोनू को मंत्री बनाए जाने की जो बात है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं है, कुछ समय के बाद हमें इंतजार करना होगा। जो दूसरा प्रश्न था आपका कि सरकार के सामने चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का राशि बढ़ाकर इस बार 2,500 रुपये कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है यदि इसकी एकाधी सदा देती है तो बिल्कुल वो दिवालिया हो जाएगी, परंतु मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये राशि जो वो आते हैं उसे जरूर पूरा करेंगे। तो कुछ समय हमें इंतजार करना होगा, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि स्थिति क्या रही है। मनीष, चुनौतियों को लेकर तो बात हो रही है, लेकिन कल हाँ ठीक है, कल जो विधानसभा का सत्र शुरू होता है, आज जो शपथ ग्रहण है उसके बाद जैसे ही सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही मैंडेट नहीं है। वोट शेयर के हिसाब से तो झारखंड के अंदर बड़ी पार्टी बनकर आई, लेकिन नंबर्स के हिसाब से अगर सीट की बात करें तो झामुमो गठबंधन के तौर पर सामने आ गई है। अब यहाँ पर पक्ष भी है विपक्ष भी है, तो कई मुद्दों को गिनाने की कोशिश होगी। क्या सिर्फ मैया योजना को लेकर ही घेरा जाएगा या फिर जिस तरह से औद्योगिक का विस्तार करने की बात हो रही थी, खनन का बड़ा मुद्दा वहां पर है। अगर हम पिछला सेशन को देखें तो राज्य सरकार अपनी कुर्सी बचाने में जद्दोजहद करते हुए नजर आई। उन्हें हर स्टेशन का जो जब सजा रहा था, जो विधायक थे उनको लेकर हैदराबाद ही चले थे, परंतु इस बात जो मैंडेट उन्हें मिला है सरकार है, इसलिए इस बार विपक्ष उतनी हमलावर नहीं हो पाएगी जितनी पिछले जो शासन काल था उससे दिखा गया। इस बार खूब कदम रख रही है सरकार और आने वाले समय में हमें नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जुड़ने के लिए। तो फिलहाल फूक कर कदम यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले यूपी से एक और बड़ी खबर, जहाँ पर संभल के चंदौसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला दिया गया है। दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी जा रही है। नगर पालिका चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई वहां पर हुई है। भारी तादाद में मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संभल के अंदर चंदौसी में अगर बात करें तो अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कह दिया गया कि उपद्रवियों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए, जो लोग यहाँ पर शरारती तत्व हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस बीच में जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण किया है उनका अतिक्रमण भी यहाँ पर हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। भारी तादाद में मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और इस वक्त यूपी के संभल में चंदौसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। संभल के अंदर जो हिंसा भड़की उसके बाद सरकार ने आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कदम उठाए हैं, एक एक कर काम करने की कोशिश की गई, चाहे वो जांच पड़ताल हो
या फिर अतिक्रमण हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैदी से काम करने के दिशा निर्देश देने को हो। क्योंकि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने आपने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो शरारती लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निशानदेही होनी चाहिए, चेक लगाया जाना चाहिए। लेकिन अब भारी तादाद में पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि बुलडोजर की एक बड़ी कार्रवाई संभल के अंदर जारी कर दी गई है। विजेंद्र हमारे साथ सीधा जुड़ गए संभल से। विजेंद्र, अपडेट कीजिएगा, क्योंकि अतिक्रमण को लेकर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दो, ये जो अतिक्रमण का मामला है, ये जो भारतीय शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब उनकी विधानसभा और उनकी नगर पालिका से ये मामला है। लगभग अतिक्रमण 1 महीने से यहाँ चल रहा है और ये शासन की गाइडलाइन और जो जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र सैकिया उसके निर्देशन में जहाँ जो है 1 महीने पहले ये काम शुरू किया गया था। मैं आपको बता दूं, नगर पंचायत में बीच पर यानी पट्टे पर लगभग 100 से अधिक दुकानें नगर के जो लोग थे उनको नगर पंचायत अपनी दुकानें स्थापित की रही है, तोड़ा जा रहा है। और जो नाले पर अतिक्रमण किया था व्यापारियों ने, चाहे कोई भी हो, उनकी सब जो है अतिक्रमण नाले के ऊपर से हटाया जा रहा है, क्योंकि सार्वजनिक की ऐसी गाइडलाइन है कि अतिक्रमण की वजह से शहर में जो दिक्कतें होती है वो ना हो। क्योंकि अभियान जो है जनपद की सभी नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों में चल रहा है, जिसकी शुरुआत नगर सदोसी में 1 महीने पहले हो चुकी है और लगातार ये काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब दुर्गे, उनके पिता की 35 दुकान थी, उसको भी तोड़ा गया है। उन्होंने खुद हथौड़ा चलाया था, जैसे 24/7 न्यूज ने इसकी खबर दिखाई थी और उन्होंने दुख भी जताया जो उनके पिताजी इस दुकान में प्रेस करा करते थे। मुझे दुख है, लेकिन साहित्य की गाइडलाइन में भाजपा का एक संदेश है कि सबके साथ सबका विकास, सबको एक नजर से देखा जा रहा है। तो मैं चाहे मंत्री हूँ या कोई भी, सबको जो अतिक्रमण है कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है विजेंद्र अभी तक, और कौन कौन लोग हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो आरोप लग रहे थे कि समुदाय विशेष को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल, अगर कोई पार्टी इस तरह से कोई राजनीति कर रही है तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि सनोसी में 90% व्यापारी वर्ग है और जहाँ पर ये बुलडोजर चल रहा है वो सब अतिक्रमण एरिया जो है वो सब हिंदुओं का है। ज्यादातर यहाँ पर 90% हिंदू है और सभी व्यापारी है। और इसमें खुद गुलाब देवी की अपना आवास और उनकी दुकान खुद इसी जद में आई थी, जिसको तोड़ा गया है। तो ये सब अगर इस तरह से राजनीति, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जुड़ने के लिए। एक बड़ी कार्रवाई को यूपी के अंदर अंजाम दिया गया है, लेकिन दिल्ली के विधानसभा स्पीकर ने आप संयोजक को पत्र लिखा है। बड़ी खबर, रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल को ये पत्र लिखा और उसके बाद पत्र में खुद से ही यहाँ पर चुनावी रणनीति से संन्यास लेने की बात कह दी। तो आपको बता दें कि पार्टी के सभी विधायकों द्वारा सम्मान जताया गया है और जो पत्र लिखा गया है उसको लेकर बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है। बढ़ती उम्र के चलते राजनीति से संन्यास ले रहे हैं यहाँ पर स्पीकर रामनिवास गोयल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि वो स्पीकर पद से संन्यास लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी तबियत सही नहीं है और उनकी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है। रामनिवास गोयल ने पत्र लिखा है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी के संयोजक को, और रीजन यहाँ पर ये रखा गया है क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है, उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही, इसकी वजह से जो है वो अब संन्यास लेना चाहते हैं। और जो विधायक है उन्होंने भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने इस ये जो यहाँ पर बड़ा ऐलान किया गया है उसका कहीं ना कहीं स्वागत किया है और सम्मान भी किया है। पत्र में खुद को चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की बात रामनिवास गोयल ने कह दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत उनका साथ नहीं दे रही और वो किसी युवा चेहरे को मौका देना चाहते हैं, किसी और यहाँ पर व्यक्ति को मौका देना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो विधायक वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी साफ तौर से इस चीज का सम्मान किया है और कहीं ना कहीं उनको साफ तौर से कह दिया गया है कि आप जो है वो रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, अब ये बड़ा पद, ये जो बड़ी जिम्मेदारी है वो किसी और व्यक्ति को दी जाएगी। तो पत्र में खुद से संन्यास लेने की बात साफ तौर से जो है वो यहाँ पर कह दी गई है और इसको लेकर एक पत्र भी आम आदमी पार्टी के संयोजक को लिखा गया है। चलिए, तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।